हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक इन द सेंस नया क्वेश्चन सेशन है। जो क्वेश्चन सेशन होगा वह आईएससी बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के लिए होगा, एमसीक्यू। जैसा कि प्रीवियस वीडियो कंज्यूमर बिहेवियर पे था और आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन देखा था, 1 to 10। आज मैं 11 to 20 आप लोग को प्रेजेंट करूंगा। जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन आपका कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इकोनॉमिक साइड फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे कोई भी वीडियो में अपलोड करूं तो आपको वह पहले मालूम हो जाए। आप उसको देखिए और उसका लाभ उठाइए। अपने साथ के जो दोस्त हैं उनको भी बताइए। जिंदगी में एक दोस्त का होना जरूरी है। जब वह आपके साथ रहेंगे, वो भी वीडियो देखेंगे, आप भी देखेंगे, और दोनों लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग डिस्कस करिए कि सर ने बताया था ये, हमने ये समझा, आपने क्या समझा। और कोई डाउट दोनों लोग के बीच में हो तो मैं हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने डाउट को हमारे साथ शेयर कीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन सेशन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक का। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। खूब ध्यान से समझिए। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टोटल यूटिलिटी व्हेन mu is 0? What is the condition of TU when mu is 0? मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को एक डायग्राम समझाया था। ये एक्सिस एक्स, ये है एक्सिस वाई, और वाई पे हमने लिखा था क्या चीज? यूटिलिटी। और यहाँ क्या लिखा था बेटा? क्वांटिटी इन यूनिट्स, इन यूनिट्स। ठीक है, ये यूनिट्स है। और वाई पे लिखे हैं यूटिलिटी इन यूटिल्स। When what is the condition of TU when mu is 0? आपने देखा बेटा, ये TU ऐसे इस तरीके से हुआ था, टोटल यूटिलिटी, याद है? यहाँ पे ये था आपका, 2 पॉइंट हमने समझाया था आपको, ए और बी। ए पे भी जितना टोटल यूटिलिटी है उतना ही बी पे है, जितना ए पे है उतना ही बी पे है। जो कांस्टेंट हो जाता है उसके बाद से टीयू जो है घटने लगता है। और ये है आपका एमयू। क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टीयू। टीयू के लिए क्या कंडीशन होगा जब एमयू 0 हो? एमयू बेटा 0 कहाँ हो रहा है? जब एमयू लाइन एक्सिस एक्स को क्या किया? इंटरसेक्ट कर दिया। तो जिस पॉइंट पे एमयू ने एक्सिस एक्स को इंटरसेक्ट किया है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और इस केस में टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम बेटा। क्या है? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। तो इसमें आंसर क्या होगा? मैक्सिमम करेक्ट आंसर है बेटा। इंक्रीजिंग जी नहीं। इंक्रीजिंग कब होता? जब ये कहा जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है बट पॉजिटिव है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ TU व्हेन MU डिक्रीजेज बट MU इज पॉजिटिव? MU घट रहा है लेकिन क्या है? पॉजिटिव है। MU का स्लोप नेगेटिव है बट MU पॉजिटिव है। देन TU इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा देखेंगे तो क्या होगा?
मैक्सिमम आंसर होगा। इंक्रीजिंग जी नहीं, डिमिनिशिंग जी नहीं, मिनिमम नहीं। मिनिमम क्या है यहाँ पे मिनिमम की बात नहीं, बेटा क्या हो रहा है, मैक्सिमम की बात होती है। ये गलत आंसर है ना, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टी यू व्हेन एम यू इज 0? क्या होगा आंसर, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, टी यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टी यू व्हेन एम यू इज नेगेटिव? देखिए क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, इससे दिक्कत नहीं होगा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टी यू व्हेन एम यू इज नेगेटिव? अब जब एम यू नेगेटिव हो जाए तो टी यू क्या होगा? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टी यू व्हेन एम यू इज नेगेटिव? एम यू नेगेटिव हो जाए। अब आपको मैं पिछले क्वेश्चन पे ले चलता हूं। सपोज करो बेटा जहां पे एम यू ने एक्सिस से एक्स को इंटरसेक्ट किया, उसको आपने लिखा बेटा ए पॉइंट लिखा। ए मत लिखिए इसको, इसको कर लेते हैं हम लोग डी। डी पॉइंट है, डी पॉइंट, डी पॉइंट है ना। तो डी पॉइंट पे एम यू ने एक्सिस से एक्स को इंटरसेक्ट किया था, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी। बट एम यू जब नेगेटिव हुआ, एक्सिस से एक्स के नीचे गया, और जब पॉइंट ऑफ सेटिटी था तो यहाँ क्या था, मैक्सिमम था। क्या था, मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम बी पॉइंट पे था और एम यू अभी यहाँ पे 0 था, लेकिन अब एम यू क्या हो गया, एक्सिस से एक्स के नीचे गया, यानी कि ये नेगेटिव हुआ। क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। जब ये नेगेटिव हो रहा तो टी क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा। लेकिन टी डिक्लाइन तो कर रहा है बट पॉजिटिव है। कैसे पता चला पॉजिटिव है, एक्सिस एक्स के ऊपर है, एक्सिस एक्स के ऊपर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टी यू व्हेन एम यू इज नेगेटिव? एम यू नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट नो, इज मैक्सिमम जी नहीं, टी यू मैक्सिमम नहीं होगा वहां पे। मैक्सिमम कब होता है, जब एम यू 0 होता है। स्टार्ट डिमिनिशिंग, यस करेक्ट आंसर है स्टार्ट डिमिनिशिंग। आपने देखा कि टी यू घटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन को लिखते चलिए, ऑप्शन भी लिखिए, जो मैं आंसर बताऊं उसको टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is the limitations that relates to basic assumption of utility? इसमें से which of the following is the limitation that relates the basic assumption? क्या बेटा, which of the following utility expressed in ordinal number, ordinal number में होता है, बोलो बेटा। which of the following is the limitations that relates to basic assumption? ऑर्डिनल नंबर होता बेटा, जी नहीं। ऑर्डिनल नंबर होगा, नहीं। यूटिलिटी एक्सप्रेस इन कार्डिनल नंबर होता है। बेसिक एजम्पशन की बात कर रहा ना, बोलो क्या जाए बेटा। इसमें एक चीज आप कर लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एजम्पशन, बेटा ये है, आप इसको हटा दीजिए, इसको हम बना लेते हैं, क्वेश्चन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशंस की जगह पर आप कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, इन द बेसिक एजम्पशन ऑफ यूटिलिटी, है ना। बेसिक एजम्पशन सबसे पहला क्या बेटा, यूटिलिटी में, यूटिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं बेटा, ऑर्डिनल में करते हैं कि कार्डिनल में करते हैं? यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एजम्पशन ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज एक्सप्रेस इन ऑर्डिनल नंबर, नहीं। यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर, यस। ठीक है, बोथ ए एंड बी, बेटा ये नहीं होगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। समझ आ गया? तो इसमें बेटा आप क्या कर दो बेटा, बी आंसर को सही कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये एजम्पशन बेटा यूटिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी को पता करने के लिए क्या फॉर्मूला है? देखो, पी यू इज इक्वल टू होता है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सिग्मा एम यू होता ही है। यहाँ सिग्मा का मतलब था समेशन,
सम। यहाँ पे ए क्या है, करेक्ट है। बी क्या कहता है, टी यू इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस डॉट 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 प्लस MUN। यस बेटा, ये भी होता है। जो आपने सिग्मा यूज किया ना, उस सिग्मा का मतलब ही ये बेटा हो गया कि जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी आप गेन करोगे एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद से, सबको ऐड करते हैं। यानी फर्स्ट से क्या मिला, सेकंड से मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिला, थर्ड से क्या मिला, सबको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, टोटल यूटिलिटी। यानी कि यू इज इक्वल टू सिग्मा MU। यानी कि ए ऑप्शन को ही यहाँ क्या किया गया है, एक्सपेंड कर दिया। यानी ये भी सही है, वही चीज है जो फर्स्ट वाला है। यानी ए और बी क्या है बेटा, यहाँ पे दोनों करेक्ट है। समझ आ गया। मार्जिनल यूटिलिटी पता करने के लिए भी दो फार्मूले हैं। MU nth इज इक्वल टू TU n माइनस TU n माइनस 1 होता है। और इसी को आप लिख सकते हो बेटा, MU nth इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा n होता है। तो ये जो सेकेंड फॉर्मूला है, जब सीरीज ब्रेक हो और कंटिन्यू हो, दोनों में ये काम कर जाएगा। बट फर्स्ट फॉर्मूला केवल तभी यूज करता है जब जिस यूनिट का आपको मार्जिनल फाइंड करना है उसका प्रेडिसेसर दिया हो, सीरीज ब्रेक ना हो, यानी जिसका पता करना है उसके पहले जो वैल्यू होना चाहिए दिया हो, तब हम फर्स्ट को यूज करते हैं। लेकिन फॉर्मूला नंबर 2 जो है, ये आप सीरीज ब्रेक हो गया हो या सीरीज ब्रेक ना हुआ हो, दोनों कंडीशन में ये काम करता है। ठीक है, ये मार्जिनल का है। क्योंकि मार्जिनल पूछा नहीं है, तो टोटल पूछा है, तो मैंने टोटल के हिसाब से आपको बताया TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU एंड TU इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस डॉट 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 MUN। लेकिन इसके साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी दिया था, इसलिए मैंने आपको ये भी फार्मूला बताना उचित समझा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो था बेटा, वहीं से था ये, जब मार्जिनल यूटिलिटी पूछ रहा है क्या होगा जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। और यहाँ पे हमने बताया था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी क्या होता है इसमें 0, यानी उसी को यहाँ पे क्या कर उल्टा कर दिया, करने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया, चीज वही है। व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, 0 होता है। और जब यही कर दे कि व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिमिनिशिंग, ठीक ना। तो यदि वो डिमिनिश करना स्टार्ट करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक ना, बस में, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा नेगेटिव। यही कहता है व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो क्या हो जाता था, पॉजिटिव रहता था। क्या रहता, पॉजिटिव रहता। समझ ना, यूनिटी का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग जो है BCD ऑप्शन गलत है, करेक्ट आंसर है A। लेकिन मैंने B और D को भी समझा दिया कि B कब होगा और D कब होगा, है ना। समझ आ गया। अब इसको समझने के लिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, जो अभी मैंने बताया डायग्राम वहां पे है, वो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। यस, यहाँ पर क्या बजट लाइन के बारे में दो चीज पूछा जाता है। क्या क्या, एक होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन, क्या होता है, तो ये होता है बेटा प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई होता है। ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपको कुछ सोचना है, PX अपॉन PY कर देंगे, ठीक ना। यानी कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन इंडिकेट्स रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स टू प्राइस ऑफ गुड वाई। ये तो है। अब आता है स्लोप ऑफ बजट लाइन के बाद शेप ऑफ बजट लाइन। शेप ऑफ बजट लाइन कैसा होता है, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है। तो यस बेटा, करेक्ट आंसर होगा कि शेप ऑफ बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, ठीक ना, यानी वो ऐसे होता है। ये बजट लाइन ऐसे होगा ना, यानी कि A to B लिखते हैं। इसको कह सकते हो कि बजट लाइन BL
इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। अब आप लोगों में से बेटा कोई बताएगा कि इसको और भी क्या लिख सकते हैं? बजट लाइन स्ट्रेट लाइन, ये तो सही है, यानी का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ना, इसी को क्या लिख सकते हो? और इसी को कह सकते हो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, एल ई लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड। अपवर्ड तो यहाँ ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं ना, नीचे से उसके ऊपर भी तो बोल सकते हैं ना, नीचे से ऊपर यानी राइट टू लेफ्ट अपवर्ड है ना। दोनों चीज ध्यान रखना बेटा, कभी क्या होता है ऑप्शन देता है बजट लाइन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, और फिर दे देगा बी बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अपवर्ड ना। सी बोथ ए एंड बी, डी ना कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन कभी नहीं होता है। हम लोग जनरली क्या लिखते जानते हो बेटा, जब कॉपी हम लोग चेक करते हैं ना तो यहाँ पे मिलता है कि बच्चा क्या लिखता है वहां पे, बजट लाइन स्ट्रेट लाइन तो लिखता है, ये तो सही है, बट वही समझता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। अरे भाई मैं ये कहूँ कि मैं आपका गुरु हूँ, आप ये कहेंगे ना, मैं ये कहूँ कि मैं आपका गुरु हूँ, ठीक है, आप कहेंगे कि सर मैं आपका चेला हूँ। बात तो एक ही हुआ ना, कि यदि मैं आपका गुरु हूँ आप क्या बोलोगे, हाँ सर मैं आपका चेला हूँ। यदि आप कहते हैं सर आप हमारे गुरु हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि हाँ आप हमारे चेला हैं, ठीक है ना। बात एक ही हुआ, कहने का तरीका क्या बेटा वहाँ पे बात बदल जाता है ना, यही चीज है, इसको नोट कर लेना बेटा। इस स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा, एक्स अपॉन पी वाई, करेक्ट आंसर है यहाँ पे। बजट लाइन का शेप कैसा होगा, शेप शेप ऑफ बजट लाइन है ना, कैसा होता है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट राइट डाउन। और एक और चीज बता दें यहाँ पे बेटा, जो कि बजट लाइन की, अब क्या बताएं, क्वेश्चन तुमने ये पूछा है बट इसके साथ सोचते हैं कि ये भी चीजें तो बता दें आप लोग के भले के लिए। बजट लाइन का इक्वेशन पूछा जाता है ना, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या होता है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई और एम लिखते हैं। यानी कि जो आपकी इनकम है ना, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, उसी को हम लोग मनी इनकम भी कर देते हैं, तो उसके बराबर होगा, इसको कहते हैं, ये बजट लाइन का इक्वेशन है। और यदि यही पूछ ले कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बजट कांस्टेंट, यदि बजट कांस्टेंट की बात करते हैं ना, बजट कांस्टेंट उसका हो जाता था पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज लेस देन और इक्वल टू वाई और एम। ये इससे कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, यदि दोनों कंडीशन है तो बजट कांस्टेंट हो गया। लेकिन केवल इक्वल होगा इनकम के या मनी इनकम के, तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई होगा, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। इस क्वेश्चन में क्या क्या आप समझे, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई होता है। और आपने क्या सीखा कि शेप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, और उसी को कह सकते हैं बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अपवर्ड, ठीक ना। और इसके बजट लाइन से बेटा आप ये भी सीखिए, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या होगा, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू वाई और एम। याद रखना बेटा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है आप कॉपी में लिखें तो ब्रैकेट पकड़ के लिखते हैं ना, ताकि यहाँ पे ये पता चलेगा यह एक साइड हुआ और ये दूसरा हुआ पार्ट इसका ना, दोनों को ऐड करोगे तो वह इनकम के मनी इनकम के बराबर होगा। और बजट कांस्टेंट का इक्वेशन क्या होगा, पी एक्स इंटू क्यू एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज लेस देन और इक्वल टू वाई और एम होता है। क्लियर, बहुत अच्छा, पूरा बेटा लिख लेना कॉपी में, जैसे मैं बता रहा हूँ ना नोट करते चलो, और देखना बेटा ये सब चीज तहलका मचाएगा जिस दिन आप लोग का एग्जाम होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। ये तो क्वेश्चन लग रहा है पीछे वाले किसी क्वेश्चन में था ये शायद,
इससे मिलता जुलता। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बेस्ड ऑन डैश एजम्पशन और एजम्पशंस, इसमें एक भी हो सकता है, कई हो सकते, तो आप देख लीजिए जैसा हो। यूटिलिटी इज मेजरेबल बाय ऑर्डिनल नंबर। लॉ ऑफ डिओम्यू में आप बताइए क्या ये बताया गया है यूटिलिटी को हम लोग ऑर्डर में कर सकते हैं? नहीं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बोलो? यूटिलिटी इज मेजरेबल बाय ऑर्डिनल नंबर? नो। तो फिर करेक्ट यदि होता तो क्या होता बेटा? क्या होता? यूटिलिटी इज मेजरेबल बाय कार्डिनल नंबर होता तो सही होता। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये है गलत है, और ये गलत हुआ किससे? ऑर्डिनल के चलते। यहाँ पे कार्डिनल होता तो सही हो जाता। यानी कि जो लास्ट ऑप्शन दिया डी, ये तो लग रहा कि अभी ये तो गलत हो गया, क्योंकि ऑल द अबव में जब ये सही नहीं है तो ऑल द अबव होने का कोई चांस नहीं है। बट बी और सी में देखते हैं क्या गेम है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज वेरिएबल? जी नहीं। इसमें ये एजम्पशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मनी के मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अभी इसका मतलब था आप सीधे सीधे कहां चले जाओ? सी पे, क्योंकि ए गलत हो गया, बी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। तो जब ए और बी दोनों गलत है तो ऑल द अबव होने का कोई मतलब ही नहीं है। बचा क्या? सी, द यूटिलिटी फ्रॉम एनी कमोडिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। यानी किसी गुड्स की यूटिलिटी बेटा डिपेंड करती है उस गुड्स के कंजम्पशन पे। किस पे डिपेंड करता है? उस गुड्स के कंजम्पशन पे। जैसे आप हमसे पढ़ रहे हो बेटा, कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो मेरी यूटिलिटी बेटा तब आपको समझ में आएगी जब आप हमको सुनोगे, आप हमारे लेक्चर को सुनोगे, देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर ने जो चीजें बताया है वह क्या अभी तक हम लोग यूजुअली पढ़ते आए हैं या कुछ नया है। ठीक है? और जो नया है कहीं मैं बाहर से नहीं बता रहा हूँ, आपके करिकुलम को ही ध्यान में रखकर मैं बता रहा हूँ। आप ये रिस्क मत लेना बेटा कि ये चीज नहीं है और ये बेटा मेरी बात मान करके पढ़ लो, इसको पढ़ लो बेटा, रिस्क मत लो। क्योंकि जब वो एमआर सीट आपके हाथों से इन्विजिलेटर के पास चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस यादें रह जाएंगे कि सर बताए थे, लेकिन हम सर की बात को ओवरशूट कर गए और हमने कहा कि नहीं, हम वो नहीं पढ़ेंगे। बेटा पढ़ लो, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। द यूटिलिटी फ्रॉम एनी कमोडिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। जब उस गुड्स को कंज्यूम करते हो, कंजम्पशन होता है, फिर ये चीज क्या होता है? आप समझते हैं कि उस गुड्स की यूटिलिटी क्या है, यानी यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी, उस पर निर्भर करता है। क्लियर? यानी करेक्ट आंसर इज सी। 18. What will be the shape of indifference curve when MRS is constant? Marginal rate of substitution constant हो। जब MRS क्या होता है बेटा? डिक्रीज करता है तो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है ना। यहाँ पे तो कांस्टेंट लिखा है, जब एमआरएस डिक्रीज करता है तो कन्वेक्स होता है, यानी कि ये तो गलत हो गया। कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन? जी नहीं, कनकेव बेटा आईसी होता ही नहीं। बता दीजिए। एमआरएस इज कांस्टेंट तो इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होगा? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। स्ट्रेट लाइन तो होगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन लेफ्ट टू राइट अपवर्ड यानी कि इसका मतलब जानते हो क्या होगा? इस तरीके से होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन होगा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, ये होगा ऐसा? जी नहीं, क्योंकि आईसी के लिए हमेशा क्या लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, यानी ये गलत हो गया। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, यस बेटा ये हो सकता है ऐसा। कब? जब गुड्स क्या हो, ए और बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो। व्हेन गुड एक्स एंड गुड वाई आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, इन दिस केस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट। जब दो गुड एक्स और वाई एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, ऐसे केस में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, यानी कि
ये जो केस है ना, ये जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर, कोई दिक्कत? क्वेश्चन 1। अच्छा, यहाँ का फिर मैं आप लोग को एक बार याद दिला दूं कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था और आप लोग की क्वेरी भी थी, सर हम लोग कौन सा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बुक परचेज करें। तो मैंने आपको समझाया था कि सबसे अच्छी बुक है जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ, ओसवाल गुरुकुल की जो बुक है, यानी देखना बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, ओसवाल में OSWAL, ये देखना। ये जो बुक है आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। यदि मार्केट में नहीं मिल रहा है तो मैंने भी ये बुक ऑनलाइन ही मंगवाया था क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। तो आप अमेज़न पर जा सकते हैं, अमेज़न से आपको ये बुक मिल जाएगी। जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक है बेटा, उसमें आप देखेंगे ये इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से अमेज़न से जा करके इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और जो इसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए उस क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से सॉल्व कर जाओ बेटा, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप इसको मिस मत कीजिए। आप इस किताब को परचेज कर लीजिए ऑनलाइन, ऑफलाइन मिल रहा है तो वहां से ले लीजिए, ऑनलाइन है तो यहाँ से लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो। ऑफलाइन से लगे तो ऑफलाइन से लीजिए, ऑनलाइन से लगे तो वहां से ले लीजिए। बट जो क्वेश्चन दिए गए उसको जरूर सॉल्व कर लेना। कहीं कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन को लेकर के, या लगता है कि नहीं यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं कि सर क्वेश्चन इज दिस एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल गिव आंसर। ओके बेटा, तो ध्यान रखना। ओसवाल गुरुकुल ये बुक बेटा ना, ओसवाल गुरुकुल। कल एक स्टूडेंट ने मुझे फोटो भेजा था, वह दूसरी ओसवाल थी बेटा, तो मैंने उसकी बात नहीं किया। जो मुझे लगता है ये किताब यदि आप पढ़ें तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और बहुत बारीकी से उसको फ्रेम किया गया है। तो आपको इस बुक के आंसर को समझना चाहिए। कहीं एरर हो सकता है आंसर को लेकर के, तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। When consumers money income and price of good Y remain constant, क्या कह रहा है यहाँ पे, Y क्या है, कांस्टेंट है, और प्राइस ऑफ गुड Y क्या बेटा, ये भी कांस्टेंट है, यानी PY ये भी कांस्टेंट है। बट प्राइस ऑफ गुड X डिक्रीजेस, डिक्रीज कर रहा है बेटा, X की प्राइस, X क्या बेटा, डिक्रीज कर रहा। देन क्या होगा, अब इसमें से हमको देखना है, वो तो हम आपको बता ही देंगे, ठीक है ना। बट एक चीज आप समझ लीजिए, बजट लाइन कैसा होता था, वाई, यहाँ पे आप लेते होता है गुड वाई, क्या लेते हैं, गुड एक्स। आपका बजट लाइन है बेटा ए बी, ठीक। वाई की प्राइस कांस्टेंट है और इनकम भी कांस्टेंट है, तो जो नया हमारा बजट लाइन होगा वाई के लिए बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वाई के लिए बिल्कुल चेंज नहीं होगा। बट एक्स की प्राइस डिक्रीज किया, उतनी ही इनकम में अब हम एक्स की क्वांटिटी ज्यादा लेंगे कम लेंगे, इनकम आपकी उतनी ही है, गुड वाई की प्राइस भी कांस्टेंट है, बट गुड एक्स की वाई की प्राइस कांस्टेंट है और एक्स की प्राइस डिक्रीज कर रही है। तो वाई तो उतना ही परचेज करेंगे ना, क्योंकि इनकम कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, यानी मैक्सिमम जो लिमिट होगा वाई का वो तो वही रहेगा। बट यदि हम ये मान लें कि आप अब उस पैसे को, एक्स की प्राइस घट गई और उतने ही पैसे में आपको एक्स कहा गया लेने के लिए, आप एक्स ज्यादा लेंगे कम लेंगे, कल आपकी इनकम बेटा 100 रुपए थी ना, ₹100, और पी एक्स था बेटा ₹5 पर यूनिट, तो कितना परचेज कर रहे थे, 20 यूनिट ना,
लेकिन जब पी एक्स क्या हो गया, ₹4 पर यूनिट हो गया। अब आप क्या करोगे, 25 लोगे ना, 25 लोगे तो जो यदि बी को हमने माना है 20, 25/20 से दूर होगा ना, ये होगा ना, यहाँ पे 25 लिख दोगे और इसको आपने नाम दे दिया क्या, बी डैश कर दिया एक्सिस एक्स पे। अब क्या हो गया, ए और बी डैश को मिलाओगे, आपका जो नया बजट लाइन होगा ऐसा होगा। तो जब यहाँ पे जो नया बजट लाइन आपका दिख रहा है, ये एक्सिस एक्स पे यानी कि गुड एक्स के लिए है ना, तो क्या हुआ, रोटेट किया है। जब एक एक्सिस पे हमारा जो पॉइंट है वो कांस्टेंट रहे, बट दूसरे एक्सिस पे पॉइंट हमारा चेंज होता है, इसको हम लोग कहते हैं बजट लाइन रोटेट्स ऑन एक्सिस एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बजट लाइन रोटेट्स ऑन एक्सिस एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ओरिजिन से आप दूर जा रहे हैं ना, बी से दूर जा रहे हैं ना, दूर जा रहे हैं मतलब राइट में जा रहे थे, इसलिए कहते हैं फ्रॉम एल टू लेफ्ट टू राइट। बजट लाइन रोटेट्स ऑन एक्सिस एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखते हैं ऑप्शन, बजट लाइन रोटेट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और गुड वाई, गुड वाई के लिए थोड़ा चेंज हो रहा है, उसके लिए रोटेट नहीं कर रहा है, यानी कि ये आंसर क्या हो गया, गलत। जब भाई एक्स की प्राइस में चेंज हो रहा ना, जब एक्स की प्राइस में चेंज हो रहा तो जहां गुड वाई वो कह रहा कि चेंज होगा रोटेट करेगा, बेटा बिल्कुल नहीं, ये यानी बी बी गलत हो गया यहाँ पे। बजट लाइन रोटेट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर गुड एक्स, राइट टू लेफ्ट यानी कि बी बी डैश से बी पे आ रहे हैं कि बी से बी डैश पे गए हैं, आप पहले बी पे थे अब बी डैश पे गए ना, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना। यहाँ लिखा है राइट टू लेफ्ट लिखा होता है जी, नहीं ये गलत है। क्या है, बजट लाइन रोटेट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर गुड एक्स, यानी गुड एक्स मतलब एक्सिस एक्स पे जहां भी रहेगा, जिस एक्सिस पे दिखाया जाएगा उसके लिए है, लेफ्ट टू राइट रोटेट करेगा गुड एक्स के लिए, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। कोई दिक्कत। एंड लास्ट क्वेश्चन है, which of these is an example of a monotonic preference। इसमें से कौन सा एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस का एग्जाम्पल है। तो अब आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। तो आप लिख लीजिए कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसको कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसे कहते हैं, तो नोट करो बेटा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस would mean, would 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 mean that between two bundles, two two bundles, the consumer will choose the choose the one one where there is at least more of one good, least more of one good and no less of the other full stop, as it would give him higher satisfaction, यानी कि आपके सामने ये इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है, एक आपका ए बंडल है और ये एक आपका बी बंडल है। ए बंडल में एक्स भी है और वाई भी है। अब एक्स की यदि हम बात करें, इसमें आपको एक्स भी कंज्यूम करना और वाई भी, यानी इंडिफरेंस कर्व के लिए है, ध्यान रखना मोनोटोनिक प्रेफरेंस में कितना कंज्यूम करोगे भाई, क्या होगा। तो ए बंडल में 2 और 2 है, यानी कि एक्स का 2 यूनिट है और वाई का 2 यूनिट है।
यदि यह x है और ये y है, ये भी x है और ये y है, ये देखोगे किस सेट में x और y का सम ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, किसके कंपेरिजन में, बंडल बी के। अब ऑप्शन के हिसाब से देखते रहना, ए में x है 2, y है 2, इसका टोटल सम कितना होगा बेटा, 4, और ये ए का है बेटा, यहां भी बना दे रहा है, और बी का कितना है 3 और 2 5। आपको ए बंडल से भी उतना सेटिस्फेक्शन मिला जितना कि बी से। अब क्या करेंगे, तो हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस की बात होगी, जब दो ही बंडल किसको लोगे, एक या बी को, तो क्या करोगे, आप देखोगे एक जो बंडल है उसमें एक्स और वाई का जो गुड है उसके कितने कितने यूनिट्स हैं, दोनों को जोड़ लो, जोड़ा तो क्या मिला बेटा, 4 मिला, और वाई और एक्स बी में कितना है, 3 और 2 5 है। आप बेटा ए को प्रेफर करो, बी को प्रेफर करोगे, ज्यादा वाले को ना, लेकिन यहाँ तो ये लिखा है यानी कि 2 2 इज ग्रेटर देन 3 2, ऐसा होगा, नहीं होगा ना। यदि ये लिखा रहता कि 2 2 इज लेस देन 3 2 तो आप इसको सही कर लेते, लेकिन यहाँ पे लिखा है इज ग्रेटर देन 3 2, यानी गलत हो गया। बी ऑप्शन में क्या है, एक्स और वाई दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है 1 और 2 3, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी जिसमें गुड एक्स ज्यादा है और आपको ए से भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिला जितने की बी से मिल रहा है, बट एक्स में एक्स और वाई दोनों जो गुड है वो ज्यादा है, और बी बंडल में एक्स और वाई दोनों को जोड़ोगे तो 3 आ रहा है, कम है। आप किसको प्रेफर करोगे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस तो यही कहता है ना, दोनों बंडल से आपको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन आप किसको प्रेफर करोगे, तो दोनों में जो बंडल ए होगा बंडल बी होगा उसमें दोनों को ऐड कर लो और देखो दोनों की क्वांटिटी किसमें ज्यादा हो रही है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी आप उसके साथ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर तो ये बेटा आपका सही है, और यानी इसी को हम टिक करते हैं। सी क्या कहता है 2 और 2 4 और 3 3 6, तो 4 इज ग्रेटर देन 6, नहीं, यानी कि ये गलत। डी क्या कहता है 2 2 4 एंड 2 और 3 5, यानी ए और बी, इसमें बात 3 2 था, इसमें 2 3, बात देखिए हुआ, लेकिन दोनों को ऐड करोगे तो क्या 4 इज ग्रेटर देन 5 है, नहीं ना, यानी ए भी गलत हो गया। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 2x + 2y ब्रैकेट क्लोज, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, थोड़ा सा और इजी हो जाता है, 2x + 2y इज ग्रेटर देन 1x + 2y। क्यों, क्योंकि ये बंडल ए है और ये बंडल बी है, यानी ए इज ग्रेटर देन बी। अब करेक्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे ये 4 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 3 होगा। करेक्ट आंसर इज बी। यानी कि आज मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। आप खूब ध्यान से इसको देखिए, यदि आप पहला ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझने में दिक्कत होगी, तो आप जो इसके पहले वीडियो मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया था आप उसको जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको वहीं से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए आप अपने तैयारी को जारी रखिए, फिर हम आपसे अगले क्लास में 10 क्वेश्चन और लेकर मैं मिलूंगा, इसी चैप्टर से होगा, 10 क्वेश्चन और मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो अगला वीडियो आपको और अच्छे समझ में आएगा जब आप ये वीडियो भी देखें, तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप मिस मत कीजिए, क्योंकि एक वीडियो का दूसरे वीडियो से कहीं ना कहीं मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका संबंध है। और यदि आपने इतना कर लिया, मेरा वादा है कि आप क्वेश्चन पेपर पाते ही झूम उठेंगे और कहेंगे क्या सर ने समझाया था, ठीक है। तो चलिए आप अपने साथ अपना एक फ्रेंड जोड़िए, डिस्कस कीजिए, और किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट होता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ करके वहां भी पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो
मैंने आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके बनाया, तो आप जरूर लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख करके वह लाभ उठाएं। यदि ऐसे भी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए भी वीडियो फ्रूटफुल साबित होगा। एक जो क्लास आईएससी के छात्रों के लिए भी सिलेबस है, करिकुलम है, उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, लेकिन यही चीजें आगे भी पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत सीरियसली लीजिए। यदि कोई सीबीएसई बोर्ड से संबंधित छात्र हैं और वह क्लास 11th के छात्र हैं, चाहे वो कॉमर्स के हों चाहे ह्यूमैनिटी के हों, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वहाँ और यहाँ पे सिलेबस तो थोड़ा बहुत अंतर करेगा, बट कंटेंट हमारा वही रहता है, तो आप इसको जरूर देखिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, लेकिन आप अपने तैयारी को उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ जारी रखिएगा। हिम्मत नहीं हारना है, चुप नहीं बैठना है। हम बेटा थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, हल्के मत लेना। डेली आप वीडियो देखिए, एक बार देख चुके हैं, कहीं कोई डाउट है फिर एक बार देखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए क्या करेक्ट आंसर है, कहाँ हमने गलत किया था, सर ने बताया ये चीज सही हुआ। ओके, चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।